भाई, अगले हफ्ते से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। तो रोजा रखना हर एक एडल्ट मुस्लिम पे फर्ज है। और मेजोरिटी मुस्लिम से चाहते हैं, इवन डायबिटीज के मरीज भी ये चाहते हैं कि वो रोजा रखे और काफी सारी इबादत करें। तो आज ये वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से डायबिटीज के मरीज हैं जो रोजा रख सकते हैं, कौन से मरीज ऐसे हैं जिनको रोजा रखना एडवाइजेबल नहीं है। उसी तरह से रोजे के अंदर डाइट किस तरह से लेनी है, एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, आपकी जो दवाई चल रही है उसमें क्या फर्क करना है। तो सबसे पहला जो सवाल ये आता है कि भाई रमजान में रोजे रखने से क्या रिस्क रहता है डायबिटीज के मरीज को। तो रमजान में जो रोजे रखते हैं डायबिटीज के मरीज, तो चार चीजों का मेन रिस्क रहता है। नंबर वन, वो है शुगर का एक लिमिट से ज्यादा कम हो जाना, जैसे 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर का कम हो जाना। दूसरा कि शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जो अच्छे से शुरुआत से कंट्रोल नहीं रहता तो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि 300 से ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाना, जैसे कि पूरा दिन हम पानी भी नहीं लेते तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। और सबसे चौथा और सबसे खतरे वाला जो है, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम टाइप 1 डायबिटीज के मरीज में होता है। अगर वो इंसुलिन बराबर से नहीं लेते तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाना, मतलब कीटोन्स का शरीर में बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द, वॉमिटिंग और ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये जो है वो मेजर रिस्क एसोसिएटेड है। आप अगर जो रमजान में डायबिटीज के मरीज हो और आप अगर अच्छे से डॉक्टर से काउंसलिंग नहीं करते और डायरेक्टली रोजा रखना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज जो है, अगर डायबिटीज के मरीज हो के आपको रमजान में रोजे रखने हैं तो आपको सबसे पहले प्री रमजान असेसमेंट करवाना है आपके फिजिशियन या आपके डायबिटोलॉजिस्ट के पास। प्री रमजान असेसमेंट मतलब कि आपका जो रमजान के पहले जो आपका शुगर कंट्रोल कैसा है, आप कौन सी दवाई के ऊपर हो, आपको डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो ये सारी चीजें आपके फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, तो जिससे आपको रमजान में प्रॉब्लम नहीं होता। उसी तरह से वो आपको बताते हैं कि रमजान में आपको फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करना है। और कई सारे मिथ्स होते हैं, गलत मान्यताएं होती है जो मरीज के अंदर होती है कि रमजान के रिलेटेड के, जैसे कि रमजान के अंदर इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये होता है कि दवाई में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को ये होता है कि रमजान के अंदर हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ये सब जो गलत मान्यताएं है उसको भी डॉक्टर्स आपकी दूर करेंगे। तो आपको प्री रमजान असेसमेंट है वो करवाना जरूरी है। अब जो बात आती है कि सबसे पहले कि रमजान में कौन से मरीज रोजे रख सकते हैं, तो देखिए इसके लिए डार ने एक अच्छी सी गाइडलाइन बनाई है जिसमें टोटल 14 अलग अलग उन्होंने चीजों को पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपका टाइप कौन सा है डायबिटीज का, कितने टाइम से आपको डायबिटीज है, आपका पिछले कुछ टाइम से शुगर कैसे कंट्रोल रहता है, आपको शुगर पिछले कुछ महीनों में कम हो गया था बार बार, आपको किडनी हार्ट ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप प्रेग्नेंट पेशेंट हो। तो इस तरह से टोटल 14 अलग अलग जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स है, उसको उन्होंने मिक्स किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग स्कोर दिया हुआ है, तो आपको वो स्कोर्स में देखना होता है कि कितना स्कोर है मरीज का। तो अगर स्कोर मरीज का 0 to 3 है तो मतलब कि वो लो रिस्क पेशेंट है। तो ऐसे मरीज रोजा रख सकते हैं जिसमें उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहती। दूसरा जो है वो मॉडरेट रिस्क है, मतलब कि उनको इंटरमीडिएट रिस्क रहता है, उनको ध्यान ज्यादा रखना है। वो होते हैं 3.5 to 6। तो 3.5 to 6 के बीच में आपका स्कोर आता है तो इसका मतलब आप रोजा रख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है, आपको फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करते रहना है। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रोजे में तो आपको रोजा खोल लेना है। तीसरे जो होते हैं वो हाई रिस्क मरीज होते हैं, जिसका मतलब स्कोर होता है मोर देन 6, 6 से ज्यादा स्कोर है। तो ऐसे मरीज को रोजा रखना एडवाइजेबल नहीं करते हैं, एज ए रिलीजियसली भी, एज ए डॉक्टर की तरह भी। तो ऐसे मरीज अगर रोजे रखते हैं तो उनको रिस्क डायबिटीज की वजह से रोजे में होने का कुछ भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे मरीज को अगर रोजे रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करना है, ऑलमोस्ट दिन में 6 से 7 बार करना है। और डॉक्टर्स जैसे बताते हैं उस तरह से एग्जैक्टली आपको फॉलो करनी है गाइडलाइंस। तो इस तरह से कौन रोजा रख सकता है वो मैंने बताया। अब दूसरा जो सवाल ये आता है कि डाइट क्या लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रमजान में कई बार मैं पेशेंट को देखता हूँ जिनका शुगर पहले अच्छा कंट्रोल होता है, रमजान के अंदर शुगर उनका काफी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो डाइट के अंदर जो नॉर्मल सब लेते हैं उसी तरह से सब फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले शहरी के अंदर क्या डाइट लें। तो शहरी के अंदर हमको ऐसी चीजें लेनी है कि हमको पूरा ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे तक हमको फास्टिंग रहना है, खाली पेट रहना है। तो हमें ऐसी चीजें लेनी है कि जो हमारा ब्लड शुगर को स्थिर रखे, जो हमको एनर्जी भी दे, और हमको डिहाइड्रेशन से भी एट द सेम टाइम बचना है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ओट्स ले सकते हो, आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो, चना दाल ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो। तो ये सब जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका शुगर आपको एनर्जी लंबे टाइम तक अच्छे से मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे। उसी तरह से प्रोटीन में आप अंडा ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दूध और दही जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। आपको फैट्स लेनी है तो आप बादाम है, अखरोट है, ऐसी चीजें ले सकते हो। तो ये सब जो है वो हेल्दी शहरी है,
उसी तरह से शहरी के अंदर आपको हाइड्रेशन भी मेंटेन रखना है, आपको 3-4 गिलास पानी लेना है टोटल। और उस तरह से आपको जैसे कि नींबू जूस है और कोकोनट वाटर है, तो ये सब चीजें भी आप शहरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आप छाछ भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप एक हेल्दी शहरी करेंगे तो आपको पूरा दिन एनर्जी भी मेंटेन रहेगी, शुगर कम होने का रिस्क भी कम रहेगा। दूसरा जो आता है कि इफ्तार के अंदर किस तरह से ले, तो इफ्तार के अंदर क्या करना है, आपको डायबिटीज के मरीज हो, आप 1-2 खजूर ले सकते हो, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज जल्दी नॉर्मलाइज होने में हेल्प मिलेगी। उसी बाद आपको हल्के से स्नैक्स ले सकते हो, जैसे मूंग की दाल का चिल्ला है, उसी तरह से पनीर भुर्जी है, आप अंडा का कुछ ऑमलेट ले सकते हो, ग्रिल्ड चिकन ले सकते हो। उसी तरह से आप फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट का जूस ना लेते हुए आपको पूरा फ्रूट लेना है, तो इस तरह से आप फ्रूट्स ले सकते हो, सलाद ले सकते हो। तो ये सब चीजें लेनी है। उसके साथ आपको जैसे नारियल पानी है, नींबू जूस है, उसमें शुगर कम डाला हो या शुगर फ्री डाल के ऐसा नींबू जूस लिया हो, तो ये से कोई नेचुरल जूस, आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल रहता है तो आप नेचुरल जूस भी एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको इफ्तार के अंदर एक साथ से बहुत ज्यादा मील नहीं ले लेना है, क्योंकि आप पूरा दिन खाली पेट रहे हो, डायरेक्टली आप ज्यादा मील लेते हो तो एकदम से शुगर शूट करता है। तो आपको थोड़ा सा इफ्तार करके 15-20 मिनट आप जैसे मगरिब की नमाज पढ़ते हो, उसके बाद आपको फिर से दूसरा थोड़ा मील लेना है। आपको रात का मील जो है 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे कि आपने इफ्तार लिया, उसके थोड़ी देर बाद आप रोटी या सब्जी जो बनी है, सारी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। उसी तरह से आप थोड़ा सा उस टाइम पे भी आप थोड़ा फ्रूट या दूध या दही आप ले सकते हो। तो उस तरह से आपको आपका जो मील है उसको डिवाइड करके लेना है, बराबर है। उस तरह से आपको आपका हाइड्रेशन रात को भी मेंटेन रखना है, रात को भी आपको अच्छे से पानी पीना है। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्मी के अंदर रमजान आते हैं, तो आपका जो कई सारे पेशेंट हम डिहाइड्रेशन के देखते हैं, जो कि पानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क रहता है। अब ये सवाल आता है रमजान में कैसे शुगर चेक करें। कई लोगों को ये डर होता है कि शुगर चेक करते हैं तो रोजा खुल जाएगा। ये बिल्कुल गलत मान्यता है। आप ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हो, रोजा नहीं टूटता है। ऊपर से आपको हम डायबिटीज के मरीज को डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना है। अगर आप हाई रिस्क मरीज हो, जैसे मैंने बताया आपका स्कोर 6 से ज्यादा है, तो आपको ऑलमोस्ट दिन के अंदर 5 से 6 टाइम तक शुगर चेक करना है। और आप अगर मॉडरेट रिस्क हो तो आपको 3 से 4 बार शुगर चेक कर सकते हो। उसी तरह से आपने अगर शुगर चेक किया, आपका ब्लड शुगर कम आ रहा है, तो आपको फिर उस चीज को लंबा नहीं खींचना है। कई लोगों को क्या होता है कि अब मुझे 2-3 घंटे ही बाकी है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि मैं मगरिब तक खींच लेता हूँ या इफ्तार तक खींच लेता हूँ। तो ये बहुत डेंजरस है। आपको अगर शुगर चेक किया, आपका शुगर 70 से नीचे है या 300 से ज्यादा है, तो आपको तुरंत रोजा खोल लेना है। ये चीज आप बहुत ध्यान रखें। आपका शुगर अगर कम है, 70 से नीचे है, या आपका ब्लड शुगर 300 से ज्यादा है, तो आपको रोजा खोल लेना है। नहीं तो शुगर और ज्यादा कम हो जाएगा, बेहोशी छाने का रिस्क रहेगा। अब कई बार ये चीज होती है कि डॉक्टर साहब अगर हमने शुगर नहीं चेक किया तो भी किस तरह से पता चलेगा कि मेरा शुगर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो शुगर कम होने की कुछ निशानियां हैं, जैसे कि आपके हाथ पैर में कंपन सी होती है, उसी तरह से आपको पसीना छूटता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, घबराहट सी होती है, बेचैनी लगती है, भूख लगने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर में शुगर कम हो रहा है। आपको तुरंत ही शुगर चेक करवाना है, कम है तो रोजा खोल लेना है। उसी तरह से हाई शुगर के क्या लक्षण होते हैं, तो आपको पेशाब बार बार आती है, आपको पसीना छूटता है, घबराहट सी होती है, और आपको कमजोरी सी लगने लगती है। तो ये सब चीजें जो है वैसा कुछ लगता है आपको, तो तुरंत आपको शुगर चेक करना है। 300 से ज्यादा है तो आपको रोजा खोल लेना है। तो इस तरह से आपको शुगर का मैनेज करना है। उस तरह से एक्सरसाइज में कैसा करना है कि आपको रमजान में रोजा रखते हो तो आपको हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। आप जैसे नमाज के लिए चल के जाते हो तो आप वो चलते हो, तो वो भी एक एक्सरसाइज है, नमाज भी एक एक्सरसाइज की तरह ही हो जाती है। तो आपको इफ्तार के बाद आप 15 to 20 मिनट्स का वॉक कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करें, आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज रमजान में ना करें। अब जो आता है कि दवाइयों का किस तरह से हम सेट करें, तो दवाइयों में देखिए कुछ कुछ दवाइयां ऐसी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब कि वो दवाइयां शुगर एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं करती। तो कौन सी दवाइयां हैं ऐसी, तो जैसे कि मेटफॉर्मिन नाम की दवाई है। तो मेटफॉर्मिन की दवाई जो है वो आप अगर एक टाइम लेते हो तो आपको इफ्तार के टाइम पे ले लेनी है। आप 2 टाइम लेते थे तो आप शहरी में और इफ्तार में ले सकते हो, उसका डोज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से पायोग्लिटाजोल नाम की दवाई आती है, उसमें भी डोज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, एक टाइम लेते हो तो इफ्तार के टाइम पे ले लीजिए। उसी तरह से SGLT2 इनहिबिटर है, वो भी बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करती है, जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन है, डापाग्लिफ्लोजिन है। तो ये सब दवाई आप लेते हो, तो ये भी अगर सिर्फ यही एजेंट लेते हो आप, तो उसको आपको इफ्तार के टाइम पे ले लेना है, क्योंकि शहरी के टाइम पे लेने से डिहाइड्रेशन जैसा रहता है। उसी तरह से DPP4 इनहिबिटर जैसे सीटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, ये दवाइयां भी, लीनाग्लिप्टिन है, ये दवाइयां भी शुगर ज्यादा कम नहीं करती। तो आपको फिक्स टाइम, या तो एक ही टाइम ले रहे हो तो आपको इफ्तार में, या तो 2 टाइम ले रहे हो तो शहरी और इफ्तार में ले सकते हो। उसी तरह से GLP-1 पे आप हो, वो भी आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल रहता है, तो आपको GLP-1 पे भी वही एक टाइम जैसे आप लेते हो उस तरह से कंटिन्यू करना है। तो मेटफॉर्मिन है, पायोग्लिटाजोन है,
DPP-4 इनहिबिटर है, SGLT2 इनहिबिटर है, तो उसी तरह से GLP-1 है। तो ये सब दवाइयां जो है आपका शुगर कम नहीं करती, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम रहता है। तो आपको उसको एक टाइम लेते हो तो इफ्तार में, 2 टाइम लेते हो तो शहरी इफ्तार में कंटिन्यू करना है। उसी तरह से अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जैसे वोगलीबॉस है, एकार्बोस है, 2 टाइम लेते हो तो शहरी इफ्तार में ले सकते हो, 1 टाइम लेते हो तो इफ्तार के टाइम पे लीजिए। अब जो दवाइयां होती है जो शुगर कम कर सकती है, जैसे कि सल्फोनिलुरिया नाम की दवाई आती है, जैसे कि ग्लिमिब्राइड आती है, ग्लिपिसाइड आती है, ग्लिबेनक्लेमाइड आती है, ग्लिक्लाजाइड आती है। तो ये सब जो दवाइयां है वो शुगर एक लिमिट से ज्यादा कम कर सकती है। तो ये दवाइयां आप लेते हो तो इसमें डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो आप एक टाइम लेते हो जो आपका शुगर अच्छे से बहुत टाइट कंट्रोल है, तो आपको इफ्तार में डोज थोड़ा सा कम कर देना है। अगर आप 2 टाइम लेते हो तो आपको शहरी का डोज हाफ कर देना है या काफी कम कर देना है। इफ्तार में आपको जो मॉर्निंग का डोज है वो आप इफ्तार में कंटिन्यू कर सकते हो। आपको अगर जो पुरानी जो ओल्ड जनरेशन सल्फोनेलुरिया जैसे कि ग्लिबेनक्लेमाइड है, अगर ऐसी दवाई लेते हो जो काफी लंबे टाइम तक शुगर कम कर सकती है, तो आपको उसको चेंज करके ग्लिक्लाजाइड है, ग्लिपिजाइड है, ऐसी जो दवाइयां हैं जो शॉर्ट एक्टिंग है थोड़ी, तो वो दवाई लो तो ज्यादा प्रिफरेबल रहता है। उसी तरह से नॉन सल्फोनिलुरिया जो होती है जैसे कि रापाग्लिनाइड है, तो ये दवाई जो होती है अगर 3 टाइम लेते हो आप तो उसको आपको 2 टाइम कर देना है। आप शहरी और इफ्तार में ले सकते हो। आपका शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है तो शहरी का डोज आपको 25 to 50% जैसा कम कर देना है। तो इस तरह से दवाइयों के अंदर अगर जो ऐसी दवाई लेते हो जो ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम नहीं करेगी, हाइपोग्लाइसेमिया बहुत ज्यादा नहीं रहता उससे, तो ऐसी दवाइयां आप कंटिन्यू कर सकते हो सेम डोज पे। लेकिन अगर सल्फोनिलुरिया लेते हो तो आपके डॉक्टर से मिलकर उसका डोज आपको कम करवाना जरूरी है। अब आता है इंसुलिन। तो इंसुलिन के अंदर अगर आप बेजल इंसुलिन लेते हो, बेजल इंसुलिन मतलब ग्लार्जिन है, डिग्लूडेक है, तो अगर ये बेजा एनपीएच लेते हो, तो अगर ये बेजल इंसुलिन लेते हो तो आपको इफ्तार के टाइम पे ले लेना है उसको, और उसका डोज 15 to 25% जैसा कम कर देना है, और आपको इफ्तार के टाइम पे ले लेना है। उसी तरह से आप अगर ट्वाइस द डे लेते हो, 2 टाइम लेते हो, तो आपको इफ्तार के टाइम पे जो मॉर्निंग का डोज है वो इफ्तार के टाइम पे ले लेना है, और जो रात का डोज था शहरी के टाइम पे 50% कम कर देना है, 50% कम कर देना है, और वो मॉर्निंग के टाइम पे लेना है। उसके बाद आप डेली जो एसएमबीजी मैंने बताया कि सेल्फ मॉनिटरिंग आप करते हो ग्लूकोज का, तो उसको चेक करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरह से आप अगर 3 टाइम फास्ट एक्टिंग इंसुलिन लेते हो, जैसे कि एस्पार्ट है, लिस्प्रो है, ग्लूलाइसिन है, रेगुलर इंसुलिन है, तो उसको आपको 2 टाइम कर देना है, जैसे कि मॉर्निंग में शहरी के टाइम पे ले सकते हो और रात को इफ्तार के टाइम पे ले सकते हो। तो उस तरह से उसका डोज ट्वाइस अ डे हो जाएगा। अब आप प्रीमिक्स इंसुलिन लेते हो, प्रीमिक्स इंसुलिन मतलब कि जिसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मिक्स है, जैसे कि कई सारे इंसुलिन आते हैं जिसमें एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन मिक्स रहते हैं, कई में जो एनालॉग्स है वो दोनों का मिक्स रहता है। तो ऐसे इंसुलिन लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो मॉर्निंग का डोज आप लेते थे उसको आपको इफ्तार में ले लेना है, और जो आपका इवनिंग का डोज था उसको शहरी के अंदर आपको हाफ कर देना है। तो उस तरह से आपको इंसुलिन का एडजस्टमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आपको डेली शुगर जो चेक करते हो, तो अगर शुगर का टारगेट आपका 90 to 130 के आसपास है तो आपको सेम डोज मेंटेन रखना है। अगर 90 से कम हो रहा है तो आपको 2 यूनिट कम करना है, 70 से कम है तो आपको 4 यूनिट कम करना है। उसी तरह से अगर 130 से ज्यादा बढ़ रहा है तो 2 यूनिट बढ़ाना है। तो उस तरह से आपको उसका एडजस्टमेंट करते रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायबिटीज में जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं उनको हम एडवाइस ये करते हैं कि वो रोजा ना रखे, क्योंकि काफी सारे मल्टीपल डेली इंसुलिन पे होते हैं, बेजल बोलस पे होते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम इंसुलिन पे होते हैं वो। तो ऐसे मरीज रोजा रखते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करना, इंसुलिन का डोज उनका एडजस्ट करना। तो ऐसे मरीज को हम एडवाइस करते हैं कि रोजा ना रखे, बट अगर वो रोजा रखना चाहते हैं तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली उनको शुगर चेक करना है और उनको प्रीमिक्स इंसुलिन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि वो रोजा ना रखे, क्योंकि उनके अंदर डीके होने का मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। तो अगर आप इस तरह से मैनेज करोगे, फिर आपको रमजान के बाद पोस्ट रमजान असेसमेंट करवाना है, जिसमें आपका डॉक्टर फास्टिंग, पोस्ट प्रांडियल, HbA1c और ये सारी चीजें चेक करेंगे, क्रिएटिनिन चेक करेंगे आपका। तो उसके बाद रमजान के बाद कोई इश्यू हुआ हो तो तुरंत ही सॉल्व आउट हो सकता है। तो रमजान के बाद पोस्ट रमजान असेसमेंट भी काफी जरूरी है। तो अगर इस तरह से आपको डायबिटीज का मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आप रमजान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से इबादत भी कर पाओगे, आपका ब्लड शुगर भी अच्छे से कंट्रोल रहेगा, और आपको रमजान के अंदर डायबिटीज की वजह से कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क काफी कम रहेंगे। थैंक यू।